दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कुछ पावर सेक्टर की बातें। पूरा कंप्लीट बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन शुरुआत में इंट्रोडक्शन देते हुए मैं इस बात की चर्चा करूँगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो कि आपके जैसे डैम हो गया, तो वो किस किस प्रदेशों में है, किन किन प्रदेशों में है जो कि इंपॉर्टेंट है। उन सभी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि जो डैम होता है वो कहीं ना कहीं निर्भर करता है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रदेश में कितना बिजली उत्पादन होगा या फिर कितनी सिंचाई होगी। तो उसका डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि परीक्षाओं में पूछता है, तो मैंने सोचा कि इसी वीडियो में इसको इंक्लूड कर देते हैं। तो इसमें यह है कि ऐसे कौन सी कंपनियां हैं जो कि रेवेन्यू हर साल कलेक्ट करती हैं पावर सेक्टर में, और उनकी कैपेसिटी क्या है आपका इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे। तो एनटीपीसी का कैपेसिटी की बात करें तो अगर मीट्रिक वेट की बात किया जाए, मतलब वाट की बात किया जाए, तो मतलब ठीक है 10⁶ कैपेसिटी उसकी वाट की बात किया जाए तो 62,910 जो है एनटीपीसी प्रोड्यूस करता है। रिन्यूएबल एनर्जी में धीरे धीरे ये लोग आपका अपना हाथ आजमा रहे हैं। अडानी ग्रुप जो है आपका दूसरे नंबर पे आती है 15,000 एमडब्ल्यू के साथ में। टाटा पावर जो है आपका तीसरे नंबर पे है 12,700 के आसपास एमडब्ल्यू वेट का उत्पादन करती है, मतलब उतना मात्रा का उत्पादन करती है पावर सेक्टर में। इसके बाद आपका जिंदल जो आपका स्टील वर्क्स है, उसकी एनर्जी जो सेक्टर है वो आपका 4,559 इतना मीट्रिक वाट जो है, आपका मिलियन वाट भी कह सकता है, 10⁶ में बोल रहा हूँ ना, तो उतना वाट का उत्पादन जो कैपेसिटी है वो आपका है। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग सेक्टर को बताने का प्रयास किया। अच्छा, समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से फ्यूल हैं जो कि पावर सेक्टर में यूज किए जाते हैं, या फिर उनको पावर सेक्टर में हम यूज करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए। तो पावर सेक्टर में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कोयला जो है आपका 53.7% यूज किया जाता है, ठीक है। और उससे जो भी प्लांट लगे हुए हैं उनकी जो कैपेसिटी है लगभग 2 लाख मेगावाट के आसपास है। इसी तरह से लिग्नाइट की बात करें तो 6,000 मेगावाट के आसपास है। 1.7% ऑफ जितना भी पावर सेक्टर में फ्यूल यूज होता है। गैस 6.7% यूज होता है। डीजल 0.1% यूज होता है। न्यूक्लियर जो है आपका 1.8% यूज होता है। और जितने भी लार्ज हाइड्रो प्लांट हैं, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक बेस्ड प्लांट जो है आपका 12.3%। स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है आपका 1.3%। विंड पावर जो है आपका 10.2% आपका यहाँ पे इंक्लूड करता है। सोलर पावर जो है आपका 9.5%। धीरे धीरे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उसके साथ साथ बायोमास की बात करेंगे तो 2.7% ऑफ टोटल पावर सेक्टर हम उसको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ पावर सेक्टर हो गया जिसको हम यूज़ करते हैं पावर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भारत में। अब थोड़ा सा आ जाते हैं हम डैम पे, कि भारत में बांध क्यों बनाए गए हैं। भारत में ही नहीं, किसी भी दुनिया में कहीं बनाए जाते हैं तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पर्पज होता है। तो अगर बात किया जाए भारत में जो डैम के पर्पज हैं, तो उनका जो पर्पज, पहला पर्पज जो दिखाई देता है वो है कि वाटर के रिसोर्सेस को इंडस्ट्री में, सिंचाई में, या फिर घरेलू काम के लिए यूज करना, ठीक है। अगर डैम रहेगा जहाँ पे नदियाँ कम हैं या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन उतना अच्छा नहीं है, तो उस जगह पे यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाए जा सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि रिवर नेविगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब कि नौका विहार के लिए यूज कर सकते हैं। कि जैसे कि सड़क मार्ग होता है, रेलवे मार्ग होता है, तो हम नदी के मार्गों को भी आपका ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं, पर्यटन के लिए यूज कर सकते हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन भी आपको जानना चाहिए। कुछ मेजर जो डैम है हमारे इंडिया में, वो आपका फिशिंग और बोटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। जैसा मैंने पहले बताया कि इनको हम पर्यटन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ में तो मछली उत्पादन भी किया जाता है, मछली ही नहीं, मतलब जो मराइन या मरीन जो कल्चर होता है, मरीन इको सिस्टम होता है, उसको डेवलप करने का काम भी कहीं कई कई डैमों पे किया जाता है। इसके साथ साथ जो डैम होता है वो रिड्यूस करता है फ्लड आने की पॉसिबिलिटी को। कहीं कहीं आप देखते हो कि बाढ़ आ जाती है, तो उसकी पॉसिबिलिटी को भी कम करने का काम करता है। अब हम यहाँ समझेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो डैम है, पूरे डैम्स को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डैम की चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला डैम है कि हाईएस्ट डैम इन इंडिया, मतलब कि सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, इन तीनों में अंतर है, ध्यान समझिएगा। सबसे ऊंचा डैम की बात करेंगे तो आपका टेहरी डैम है, ठीक है, उत्तराखंड में पाया जाता है। इसकी हाइट 260 मीटर के आसपास है। लंबाई जो है आपका 575 मीटर के है। तो लंबाई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी ऊंचाई की बात करें तो बहुत ऊंचा है। ये आपका भागीरथी रिवर पे बनाया गया है, ठीक है। ये गंगा से पहले गंगा का नाम भागीरथी है, तो भागीरथी नदी पे बनाया गया है और उत्तराखंड में पाया जाता है। और इसका जो फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ है 2006 में कंप्लीट हुआ है। दूसरा सबसे लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया की बात करेंगे, सबसे लंबा डैम, तो ये हीराकुंड डैम है। यहाँ पे लंबाई, ऊंचाई और बड़ा, इन तीनों में अंतर है। तो सबसे लंबा डैम क्या है? हीराकुंड डैम। ये कौन सी नदी बनाया गया है? महानदी बनाया गया है। और लंबाई की बात करें, मेन डैम की लंबाई की बात करें तो लगभग 5 किलोमीटर है। लेकिन अगर पूरे लेंथ की बात करें, मतलब बड़ा लेंथ की बात किया जाए, तो 25 किलोमीटर के आसपास, लगभग 26 किलोमीटर के आसपास ये बैठता है। लेकिन मेन जो डैम है उसकी लंबाई लगभग 4.8 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर के आसपास। लोकेशन उड़ीसा में है। और मैंने पहले भी बताया कि ये हीराकुंड में है। हीराकुंड डैम का नाम है, इसका मतलब महानदी पे है। और इसको 1953 में ही कंप्लीट कर लिया गया था, बहुत पुराना है। अगर ओल्डेस्ट डैम की बात किया जाए तो कल्लानाई डैम है, जो कि तमिलनाडु के अंतर्गत पाया जाता है। ये कावेरी नदी पे है, इसका लोकेशन आपका तमिलनाडु है।
ठीक है, इसको बहुत पहले ही, बहुत पुराने ज़माने से इसको हम देखते हैं आए हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स की चर्चा करेंगे, किन नदियों पे है उसकी चर्चा करेंगे, कौन से प्रदेश में पाए जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। जैसे पहला है भवानी सागर डैम, जो कि तमिलनाडु में भवानी नदी पर बनाया गया है। तुंगभद्रा दो अलग अलग नदियाँ हैं, मिल जाती है तो तुंगभद्रा डैम बनता है। ये आपका कर्नाटक में पाया जाता है और तुंगभद्रा नदियों पर है। ठीक है, रिहंद डैम की बात करेंगे तो रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। मैथुन डैम जो है आपका बराकर नदी पर है और ये झारखंड में पाया जाता है। कोयना डैम कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। बिसालपुर जो डैम है वो राजस्थान में बेनस नदी पर पाया जाता है, या फिर इसको बनास नदी भी बोलते हैं, जो भी आप बोलना चाहें। फिलहाल अब इंपॉर्टेंट ये है कि बिसालपुर जो है वो आपका राजस्थान में पाया जाता है, वहीं पे डैम है स्थित। मेथुर डैम की चर्चा करेंगे तो कावेरी नदी पर तमिलनाडु के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ इंदिरा सागर जो डैम है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और इंदिरा सागर डैम नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इसके अलावा चेरुथोनी डैम केरला में पाया जाता है, और चेरुथोनी नदी का नाम है। सरदार सरोवर डैम जो गुजरात में पाया जाता है, नर्मदा नदी पर पाया जाता है। नागार्जुन सागर डैम की बात करेंगे तो तेलंगाना में कृष्णा नदी पर पाया जाता है। ठीक है, और हीराकुंड डैम की बात करेंगे, अच्छा तेलंगाना से पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, कई जगह आपकी किताबों में अगर आंध्र प्रदेश दिया रहेगा तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि कभी भी पढ़ा करें तो आप साइड में गूगल खोल के बैठा करें, तो गूगल से चीज़ों को टाइप करके उसको कन्फर्म कर लें, फिर ही आगे बढ़ें। ठीक है, किसी से भी गलती हो सकती है। तो हीराकुंड डैम जो है आपका उड़ीसा में महानदी पर है। भांखड़ा नांगल डैम की बात करेंगे तो भांखड़ा नांगल तो अलग अलग आपका मिल करके इसको बनाया गया है डैम को, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे पाया जाता है। और ये जो नदी है, जिस नदी पर भांखड़ा नांगल को बनाया गया है वो है आपका सतलज नदी। ठीक है, और पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पर पाया जाता है। टेहरी डैम जो कि सबसे ऊंचा था उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग जितने भी डैम थे या फिर पावर सेक्टर की हमने बात की, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशंस जो भी थे पावर सेक्टर में, कितना परसेंटेज कौन सा फ्यूल इस्तेमाल होता है, और कौन कौन से कंपनी है जो कि आपका अग्रणी है आपका पावर सेक्टर में। तो इसी तरह के वीडियोज़ अगर देखना चाहते हो, अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।